नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत कुछ घट रहा है। करीब-करीब साल भर पहले बांग्लादेश में, अब नेपाल में लगभग वैसी ही हिंसा, वैसी ही अराजकता, वैसी ही आगजनी, वैसे ही सत्ता प्रतिष्ठानों पर अटैक, उसी तरीके से जो टॉप लीडरशिप है, उसका अपने घर, अपने देश को छोड़ कर के भागना। और अभी नेपाल की आग शांत नहीं हुई है पूरी तरह। फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। एक कड़ी है, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और कई बार लगता है कि कुछ समरूपता है। कहीं कोई बड़ी साजिश है, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, जो अलग-अलग उन देशों में खास तौर से खुरपेंच करने की कोशिश कर रही है, सत्ताओं को पलटने की कोशिश कर रही है, जहां उसके हित नहीं सध रहे हैं, या जहां वो सबक सिखा करके बाकी को भी कोई संदेश भेजना चाहते हैं। आज इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जो सबसे बड़ी घटना है, मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ा यू टर्न है, वो तो खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और वो कैसे डेड इकोनॉमी अचानक उनकी निगाह में ग्रेट कंट्री में तब्दील हो गई, और जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो डिक्टेटर है, जो तानाशाह है, और जो हार कर भी अपने को फील्ड मार्शल घोषित करवा लेता है, उसको बुला करके व्हाइट हाउस में लंच पर बैठाया। और कई तरह की ऐसी हरकतें, चीजें, जिससे मोदी को नीचा देखना पड़े। डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसमें प्रॉब्लम आए, सीज फायर मैंने कराया, ट्रेड की धमकी दी, इसलिए दोनों देश रजामंद हुए। इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें, और बार बार कैमरों के सामने इस तरह की बातें। और फिर अचानक शायद एससीओ समिट एक टर्निंग पॉइंट हुआ, ट्रिगर पॉइंट भी हुआ, जिससे अमेरिका का जो ये एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनके लग्गे भग्गे हैं, जो पहले गालियां निकाल रहे थे, उनके सुर अभी उतने नहीं बदले जितने डोनाल्ड ट्रंप के अचानक बदले हैं। तो मेरे साथ कर्नल अजय रैना साहब जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं ये यू टर्न क्यों, कौन सा ट्रिगर पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत इतना बड़ा बाजार, इतनी ज्यादा संभावनाएं, और अमेरिका की जो माली हालत है वो किसी से अब छिपी नहीं है, तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। अचानक उनको लगा कि नई चीजों को संभालना चाहिए। जहां धमकियां काम नहीं कर रही हैं, वहां थोड़ी सी अगर मक्खनबाजी कर ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अजय रैना साहब के साथ जुड़ते हैं और फिर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हम सोच रहे हैं, क्या वो भी वैसा सोचते हैं, या कुछ अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। अजय जी, जो कुछ ये हुआ, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न की बात करें तो ये क्यों हुआ है? आपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही कि ट्रंप ने कैमरा के सामने बड़ा कुछ बोला, तो मैं लाइटर वेन में कहता हूं कि जो कैमरे के आगे बोल रहा है वही हम देखें तो अच्छा, क्योंकि कैमरे के पीछे जो जो कांड किए हैं जिंदगी में एप्स्टीन फाइल को लेके, वो ना ही दिखे तो अच्छा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारा सभ्यता वैसी नहीं। देखिए, ये जो इसने गेम खेलने की कोशिश की, और सुपर पावर है, बड़ा देश, बड़ा एक ओनली सुपर पावर है टेक्निकली आज की डेट में, तो ये तो किसी के सगे नहीं होते, ये तो हमें पता ही है। डिप्लोमेसी में बराबर के देश भी एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं, वो भी पता है। लेकिन इसने क्या किया, टैरिफ्स को आगे रखा, टैरिफ वॉर शुरू कर दी, और उस पर हमें एक यू टर्न
लगभग होता हुआ दिख रहा है, हालांकि इसका पता कोई नहीं, बिकॉज उसके बाद उसने यू को बोला 100% टैरिफ लगाओ भारत के ऊपर। तो एक तो इसके कहने की वैल्यू तो दिन ब दिन कम होने की शुरू हो गई है कि ये क्या बोलता है, क्या लिखता है, बेड के राइट साइड से उतर के कुछ ट्वीट कर देता है, लेफ्ट साइड उतरता है, अपना उसका प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, जो मर्जी लिखे। मैं इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, और वो कॉन्टेक्स्ट में ये है कि इसमें टैरिफ सिर्फ एक पार्ट ऑफ द गेम है। हमारे साथ इसकी टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन थी, एक उभरती पावर और एक बड़ी पावर के बीच में जो होनी चाहिए थी, वो उसने कोई ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की। हमारे इंजन फंसे हुए हैं, हमारी डिलीवरीज फंसी हुई हैं, कुछ भी नहीं किया। दूसरा, जो उसने हमारे अड़ोस पड़ोस में आग लगाई, तो ये इस रास्ते से बाज नहीं आया। टैरिफ के ऊपर क्योंकि खुद सामने आया, क्योंकि बाकी जो गेम चल रही है ना, उसमें क्या है कि डीप स्टेट इन्वॉल्व है, और अगर कहे कि नेपाल वाले जो हुआ है उसकी बात बाद में करेंगे, वो आजकल की बात है, उसमें भी वर्षों काम हुआ है, एटलीस्ट 1.5-2 साल का काम हुआ है, क्योंकि उसमें लोगों को कन्वर्ट किया गया, उनके दिमागों को घुमाया गया और उसके बाद किया गया, उसकी बात बाद में करते हैं। तो मुझे टैरिफ के ऊपर हालांकि अभी तक कुछ कॉन्क्रीट सामने नहीं आया, और चूंकि उसने ईयू को उसके बाद बोला कि भारत के ऊपर 100% लगाओ आप टैरिफ, तो मैं वेट करूंगा। मैं उसको कोई ट्रंप की बात को फेस वैल्यू पर नहीं लेता, और उसके जो बाकी सलाहकार हैं वो अभी भी अग्रेसिव ही हैं। पर मेरा जो विषय ये है कि अगर आप कहते हैं ना वर्टिकल्स देखें, तो टैरिफ सिर्फ एक वर्टिकल है, सिक्योरिटी दूसरा वर्टिकल है, जिससे इसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके बिल्कुल हमारे बगल में बैठ के इसने अभी गदर डालना शुरू किया। जहाज़ों की जो खेप आई है, 8-9 जो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट आए हैं, वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें गेहूं और मक्की आई है, तो वो ना तो हम मानते हैं ना दुनिया मानती है। सही है। तीसरा जो हमारा वर्टिकल था, म्यूचुअल टेक्निकल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या म्यूचुअल कोऑपरेशन जो थी, वो नहीं हुआ। चौथा जो क्वाड था, उसमें हमारा एक एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। हम मानते नहीं उसको, हम मिलिट्री का एग्रीमेंट, मिलिट्री कंपोनेंट हम मान ही नहीं रहे थे। तो ये काफ़ी सारे पिलर्स हैं जिनमें से एक टैरिफ का, क्योंकि खुद बोल रहा था, सामने नजर है। तो मैं इसको आज की डेट में संक्षिप्त में बताऊंगा कि मैं उसको आज की मैं वेट करूंगा इसको और पत्ते खुलने का। और अगर ये सॉल्व हो भी जाता है टैरिफ वाला मामला, ओमकार जी, तो हमारे पे एहसान नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन में कहा कि इसके अपने डोमेस्टिक प्रेशर इतना पड़ रहा है इसके ऊपर। हमने तो कोई ना कोई मार्केट ढूंढ लेनी है, ढूंढ भी ली है ऑलरेडी। करेंसी भी 40 हमने देश जी जी, और हमने करेंसी भी दूसरी यूज करनी शुरू कर दी। ये कहते हुए कि हमें डी डॉलराइजेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लगे, हम दूसरों की, क्या बोला था, हम दूसरों की टेप क्यों काटें, हम अपनी टेप लंबी करेंगे तो वर्ड्स। बिल्कुल। तो मैं ओवरऑल क्या आता है, और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो जिन रिश्तों में दरार पड़ जाती है, और एक होता ना कि हमारा और अमेरिका के बीच में दरार पड़ी, तो चलो ट्रंप चला जाएगा, कोई रिपेयर हो जाएगा। यहाँ हुआ क्या है कि हमारे और अमेरिका के रिश्तों में दरार पड़ी, उधर से रशिया, चाइना और हमारा एक जो सहयोग एकदम से बढ़ गया। तो ये भी तो नहीं हो सकता कि कल हम ये थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और हम रशिया और चाइना को बोले तुम जाओ, वो भी एक बिल्कुल। बेवकूफ़ी होगी। तो मैं वेट करूंगा। और अगर हम इसकी बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा, अब ग्रेट कंट्री कहा। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप की तो ये फितरत है, शायद ज़रूरत भी है कि जब जी चाहे तब आप किसी भी कंट्री को, किसी भी नेता को कुछ भी सुना दो। ये तो अनप्रोडक्टिबल जिसको कहते हैं, वही हालत डोनाल्ड ट्रंप की बन गई है। कोई आंख मूंद करके अब उसके बयान पर भरोसा करता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भी एक आदमी है, टी शर्ट में घूमता है, उसने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी के बयान को इंडोर्स किया और कैमरों पर आकर के कहा कि आपको नहीं पता भारत डेड इकोनॉमी है, केवल नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री ही इसको बताते हैं कि ये डेड इकोनॉमी नहीं है, बाकी तो सब जानते हैं। उनका क्या होगा अब? उनकी नज़र में ये ग्रेट कंट्री है या डेड इकोनॉमी है? उससे ज़्यादा फिक्र तो मेरे को ओमकार जी कल से ये लगी हुई है कि पता चला जाए उनका घनिष्ठ मित्र है जिसको एड्स हुई है, उसकी वाइफ और उसकी बेटी को भी एड्स हो गई है, और ये उस फैमिली से रलता मिलता, तो मुझे वैसे और फिक्र लगी हुई है इसकी। पर हाँ, ये देखो, इसका जो कांग्रेस पार्टी इन जनरल और राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, इसका एक गेम का जो रूल इसने बनाया है कि झूठ बोलो, कोर्ट में जाके सॉरी बोल लो। अब इसके हर स्टेटमेंट पे हम लोग इसको कोर्ट पे लेके नहीं जा सकते, नेचुरली कोर्ट, चलो वहाँ केसेस बहुत फंसे हुए हैं, कोर्ट का काम टाइम बहुत प्रीशियस है टेक्निकली। तो ये क्या करता है, कहता है ठीक है 15 झूठ बोलूंगा, 1-2 में जाके मैं माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन 10-12 में निकाल लूंगा।
और पकड़े भी गए तो चुपचाप साइड पे निकल लेंगे, नया इशू खड़ा कर देंगे। और देश में जो 30-35% लोग जो एंटी बीजेपी वोट देते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 20% सो कॉल्ड हिंदूज हैं, तो वो उनको बरगलाता है, बिकॉज वो बरगलते हैं, वो इन बातों में फंसते हैं। मेरे अपने रिलेटिव्स हैं ओमकार जी, जो आज भी इनकी एंटी नेशनल अप्रोच, इनकी चाइना के साथ MOU, इनकी चाइनीज एम्बेसी में जाना जब गलवान में लड़ाई हो रही है, यस। उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कि सामने है। और वर्स्ट पार्ट क्या है ओमकार जी, जब कभी व्हाट्सएप पे बात होती है अपने फैमिली ग्रुप्स में, तो जब मैं कोई जैसे निशिकांत दुबे जी कोई प्रूफ लेके आते हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जब मैं उनसे शेयर करता हूँ, तो जो मेरे मित्र हैं जो कांग्रेस के से बहुत प्यार में गिरे हुए हैं, वो उस मसले को, उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, वो कुछ और बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता। और मैं उनको हमेशा कहता हूँ यार एक हेल्दी आर्गूमेंट करो। तो जब अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स ही हमसे, जिनको हम नहीं कहते कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बट जो अपने लेवल के लोग हैं, अगर वो भी एक सेंसिबल आर्गूमेंट नहीं करना चाहते और दाएं बाएं की बातें करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि इस देश में बहुत साइजेबल नंबर है ऐसे लोगों का, जिनको ना सच्चाई से मतलब है, ना लॉजिक से मतलब है, ना उनको कॉमन सेंस उन्होंने अलमारी में बंद कर रखी है, और उनको एक पूजा करने की आदत है इस फैमिली को। तो उनके लिए ये जो कहता है ना कि अभी डेड हो गई, तो उनको डेड याद रहेगा, कल के बोल भी देगा ना उठ के कि अभी ठीक हो गई, तो इट विल बी टेकन इन स्ट्राइड कि ऐसे ही हो गया। डेड वाला जो वर्ड है वो पकड़ लिया, नरेंद्र सरेंडर इन्होंने पकड़ लिया। वोट चोरी जो वर्ड चुन चुन के लाता है, वो लोग पकड़ते हैं, इनके जो चाहने वाले हैं वो उन पे करते हैं और इस पे वोट मिलते हैं इसको। तो ये तो इसकी सोच ओंकार जी, इलेक्शन पे इलेक्शन है, अभी हारा तो अभी नेक्स्ट कैसे हारना है। कल आई थिंक 91st भी हार गया राज्यसभा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट वाला। यस। तो इसका तो होता है एक इलेक्शन तो नेक्स्ट इलेक्शन पे जीता है और हर हारता जाता है। हम जब बाकी मोदी साहब की बात करते हैं, तो हम अपने उस लीडरशिप की बात करते हैं जो एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत को उठा के लाइए। सिख इकोनॉमी 2014 से थर्ड लार्जेस्ट बनाने को चल पड़े हैं हम लोग। तो हम तो बहुत फर्क है, इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ट्रंप तो सोच समझ के करता है, ये तो भाई साहब इनका, इनके बारे में क्या बात करें, पूरी दिन निकल जाएगा बात करते करते। अजय जी, नेपाल जाने से पहले हम थोड़ा सा इसी पर रुकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चल गया है कि हमारी सेंसिटिविटी किन मुद्दों पर है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पर था या डेयरी सेक्टर पर था। ये ऐसे विषय हैं जिन पर भारत बिल्कुल तैयार नहीं था, बात भी करने को तैयार नहीं था कि हम अपने छोटे लघु सीमांत किसानों और जो पशुपालक हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, उनकी कीमत पर आपसे कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। बाकी क्षेत्रों में आप बात करिए हमसे। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए पीटर नवारो, इसीलिए बेसेंट और तमाम दूसरे जो ये चिल्लपांव मचा रहे थे, इनकी सुलगी हुई थी एक तरीके से। उनको लग रहा था कि जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर की, किसानों की, जिनसे हमने दुनिया भर के वायदे किए हुए हैं, अगर उनकी समस्याओं का निदान हम नहीं कर पाए तो फिर भारत जैसी बड़ी संभावनाओं वाले देश, बड़ी जनसंख्या वाले देश के साथ ट्रेड डील का क्या फायदा है। तो वो तो उनको पता है कि हमारी संवेदनशीलता क्या है। अब यहां से क्या ट्रेड डील आगे सिरे चढ़ पाएगी? जिस दिन टेल ट्रेड डील का इसने डेलीगेशन आना था अगस्त में और कैंसिल किया था, तो मैंने उस दिन ही ट्वीट भी किया था और प्रोग्राम में बोला था कि फाइनली जेके 16-17-18% पे सेटल हो जाएगा। और जो आपका जो पॉइंट है एग्रीकल्चर, उस पर मुझे लगता नहीं, और लगता क्या क्लियर है कि भारत उसके ऊपर पीछे नहीं हटेगा, जिसके ऊपर हमने स्टैंड लिया। और सो कॉल्ड अपसेट तो हुआ ना, कुछ भी कह लो, हमने स्टेबलाइजेशन 22,000 करोड़ का स्टेबलाइजेशन फंड बना के अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया, बट द फैक्ट रिमेंस की वो 22,000 करोड़ कहीं और भी तो हम खर्च सकते थे अगर ये सब ठीक रहता। तो हमें एक टर्बुलेंस से गुजरना पड़ा, अब हम गुजर चुके हैं, और वो दूसरी पार्टी अभी सो कॉल्ड यू टर्न या माफ़ी मांग रही है। तो फिर जाहिर है, लगता है कि भारत अपनी टर्म्स पे बात करेगा, और उन टर्म्स में एग्रीकल्चर सेक्टर और ये मिल्क और ये जो जितना भी है और जो फीड, कैटल फीड, वो उस पर लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसके अलावा जो हमारे सेक्टर्स हैं, उसमें देखो चलाकी से फार्मास्यूटिकल जिस पे डिपेंडेंट है उसने कोई नहीं लगाया, तो वो अपनी गेम खेल रहा था। तो आई थिंक ये आज आकर ये 16-17% पे सेटल हो जाएगा। तब मैंने प्रिडिक्ट किया था और मैं आज भी कायम हूँ कि होगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, ये फैक्ट है।
अमेरिका की कॉपरेशन से हमारी जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा तेज़ हो सकती है, ये भी फैक्ट है। देखिए, जो हमें अपनी वीकनेस समझनी चाहिए। रशिया हमें इक्विपमेंट देता है, देयर इज़ नो डाउट। चाइना के इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पे दुनिया विश्वास नहीं करती। तो एक टेक्नोलॉजिकली दुनिया का नंबर 1 जो कंट्री इस टाइम है, और मैं सिर्फ लड़ाई की बात नहीं कर रहा। सी इट्स नॉट ओनली हम तो उनसे अमेरिका से जहाज देना चाहते, हम लेना नहीं चाहते। हज़ारों चीज़ें हैं, चाहे वो इंजन्स हैं, चाहे वो बाद में इनडायरेक्टली हमारे वॉर एफर्ट में हमारी कॉन्फिडेंस को और लेवल को बढ़ाती है, चाहे वो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है। अब हज़ार फील्ड्स हैं। आज का ज़माना था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 3 ही होते थे। आजकल तो आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर ही 10 शाखाएं, न्यूक्लियर फिजिक्स उधर अलग चल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें हमारी कोऑपरेशन हमें बढ़ने में उतना स्पीड अप करेंगे। अगर हम दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएंगे कि ट्रंप ने उस दिन ये कहा था और अब हम बात नहीं करते, फूफा बन जाएंगे शादी में, तो क्या होगा, हम अपना नुकसान करेंगे। तो जिस बंदे को अपनी ईगो की परवाह नहीं है, अपनी रिस्पेक्ट पीछे रख के देश आगे रखेगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 10 बार कहा है, और यही पे मार खा गया ट्रंप, जिसने अपना देश पीछे रख के अपने को आगे रख के ईगो रखी थी, और अभी उसको थूक के चाटना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये डील होगी, होनी चाहिए। बट ये सबक हमें मिला है, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि हम जैसे लोग, काफ़ी लोग एक हो गए थे मंत्रमुग्ध थोड़े कि यूएसए इतना खुल रहा है, क्योंकि 25 साल ओवरनाइट तो नहीं हुआ था ना। 25 साल से हमारा रिलेशन ठीक 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 होता जा रहा था। बीच में बाइडन आया, ओबामा आया, उन्होंने गेम खेली, बट ओवरऑल जैसे मैं कहता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एक अलग एंटिटी है और यूएस एज ए कंट्री एक अलग एंटिटी है, और डीप स्टेट उस दूसरी एंटिटी के अंदर आती है। तो मुझे तो ठीक लगता है, इसमें कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता है कुछ होगा ना तो ये सारे उछल पड़ेंगे, देखो नरेंद्र सरेंडर कर गया, ऑल दैट ड्रामा विल स्टार्ट। बट इनके कहने से क्या होता है, 91 हो गए तो 92 हार जाएंगे, और अगले महीने में 1-1.5 महीने के अंदर तो चलता रहेगा। ये होना चाहिए, डील होनी चाहिए हमारी टर्म्स पे, लेकिन इक्वल टर्म्स पे होनी चाहिए जी। आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ों को बहुत पेचीदा बना दिया है? जिसका जिक्र मैं शुरू में कर रहा था कि एक आर्मी चीफ को, एक फेल्ड आर्मी चीफ को आप व्हाइट हाउस में बुला करके लंच करा रहे हैं। उससे अपने पारिवारिक व्यापारिक रिश्ते स्थापित कर रहे हैं, और वहां तो कह भी दिया लोगों ने कि भाई पाकिस्तान के साथ चूंकि आपका पारिवारिक बिजनेस था, इसलिए आपने 2.5 दशक पुराने रिश्तों को ताक पर रख दिया और एक तरीके से भारत को खो दिया। अभी भी जिसका जिक्र आपने किया कि कई बड़े विमान जो हैं वो उतरे हैं, और उनमें बहाना ये बनाया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ सामग्री आई है, जिसको कोई भी मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान वाले भी मानने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने रिश्तों को बहुत जिसको कहते हैं कि भरोसा तोड़ने वाला और बड़ा संदिग्ध सा, बड़ा पेचीदा सा नहीं बना दिया है। जी बिल्कुल बनाया है, बहुत बड़ी डिप आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन फैक्ट ये कि हो गया, और उसका रीज़न वही है कि इसने अपने को अमेरिकन इंटरेस्ट के पीछे रख के अपने इंटरेस्ट को आगे रखा। अगर इसको थोड़ा हम ग्रांट करें कुछ क्वार्टर कि ठीक है, इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसका रीज़न भी क्लियर दिखता है। आप अगर हम थोड़ा सा माइंड पीछे लेके जाएं, तो आप देखें कि चाइना के साथ हमारा समझौता ट्रंप के आने से पहले हो चुका था, बॉर्डर से फौज हटाने का। बाइडन ने ट्रंप को एक काफ़ी टूटी फूटी 30-35 उस टाइम 30 आई थिंक $35 ट्रिलियन का डेट के साथ इकॉनमी पकड़ाई थी, ये भी फैक्ट है। बाइडन ने यूक्रेन में जो घमसान फंसाया, उसमें ये इसको हैंड ओवर करके गया। तो इसने एक बिजनेसमैन होने के नाते, क्योंकि देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिस्ट जब देखते हैं ना, उसमें हर दूसरा जो है वो एक्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उस एक्सपीरियंस से आता है। और आप सुपर पावर जिसके 280 ठिकाने दुनिया में है, आपको एक फौजी माइंड चाहिए होता है। चाहे भारत में उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे ऐसे आज तक एम्बिशन नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जितना पूरी दुनिया में जाल फैला रखे हैं, तो उनका एक कल्चर है, एक आर्मी टाइप कल्चर है, और उसका पेंटागन से और सब स्टेट बीच में डीप स्टेट अपनी गेम खेलती है। ये भाई साहब प्योर एंड प्योर बिजनेसमैन है। और ये आए, और बिजनेसमैन से पहले भी ना अगर कहीं गवर्नर बन के आते, कहीं से सेनेटर बन के आते, तो चलो हम, तो इसने एक अपना बिजनेस का फॉर्मूला जो ये कहता है कि मैं डिसरप्ट कर देता हूँ नेगोशिएशंस को, और बाद में फिर लोगों को मैं थोड़ा सा रियायत दे के उनको मना लेता हूँ। इसने वो गेम खेलने की कोशिश की, और शायद ये गेम चल जाती अगर भारत को 10 साल पहले का होता। अब इसकी किस्मत खराब ये है कि जो भारत आज का भारत है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिक इकॉनमी, 5 सबसे बीमारू इकॉनमी से निकल के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी के बीच में खड़ा है। और हमने इनका रशिया का जो, इनका जो चाइना के साथ गेम खेलनी थी, जो बाइडेन ने
कोशिश की, सबने की कि हम चाइना से लड़ाई करें इनके बिहाफ पे, वो हमने करने से मना कर दिया। और हमने क्वाड में मिलिट्री पावर इसलिए मना की कि 1962 में जब हमने CIA के कहने पे तिब्बतियन को सपोर्ट की, CIA को हमने यहाँ से ऑपरेट करने दिया, तो वो रीज़न बना हमारे चाइना के क्लैश का। उससे पहले रशिया, इंडिया और चाइना दोस्त थे, हिंदी चीनी बाय बाय कोई नहीं भूला। फिर हमने उसको ट्विस्ट करके उसको बोला हमें धोखा हो गया। लेकिन अभी लेटेस्ट पेपर्स आए हैं, मैंने इसके 1-2 पॉडकास्ट पे बात भी की, आर्टिकल भी छप रहा है, एक बुक बन रही है जिसमें क्लियरली लगता है कि टोटल CIA का प्लान था। CIA को लगता था भारत और चाइना बहुत क्लोज हैं, उन्होंने कहा इनको ऐसे वाले में फंसाओ ताकि चाइना को लगे भारत हमारे खिलाफ चाल चल रहा है मिलिटरीली, इनकी लड़ाई लग जाएगी और इनके पलड़े से निकल के, जो नॉन अलाइनमेंट के मूवमेंट के पलड़े से निकल के भारत हमारी गोद में आएगा। और जो कि हुआ, जब कैनेडी को नेहरू साहब ने एयर स्ट्राइक करने के लिए रिक्वेस्ट की, वो लेसन सीख के हमारी सरकार ने जब क्वाड बना तो उन्होंने वो मौका ही नहीं दिया कि चाइना हमारे ऊपर उंगली उठा के बोले कि देखो ये अमेरिका के साथ मिलके मेरे खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन लेना चाहता है। बिकॉज चाइना को अगर कंटेन करना है यहाँ पे, हमसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं ना, प्यादा तो बड़ी गलत हुआ, हमसे बड़ा सेनापति कोई नहीं है यहाँ पे। हमने वो गेम नहीं खेली। तो रीज़न थे कि ट्रंप को भी कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना था। भारत का वो आ नहीं रहा था, अपनी इकॉनमी टूट रही थी, यूक्रेन में फंसा हुआ था, इजराइल कल उठ के किसको कहाँ ठोक देगा पता नहीं, उसका ब्लेम भी उसके ऊपर आता है। तो थोड़ा सा अगर हम उसके एंगल से भी देखें तो उसने कोशिश की, और जैसे आपने कहा उस कोशिश में क्या हुआ, वो नाकाम हो गया और ओवरऑल पूरा मामला हो गया पेचीदा, और इसको रिपेयर होने में भी लगेगा टाइम। लेकिन जब तक ये रिपेयर होगा, दूसरी तरफ स्ट्रेंथ इतनी बढ़नी शुरू होगी कोऑपरेशन विद अदर्स कि मुझे लगता नहीं कि अमेरिका का वो दोबारा ट्रस्ट लेवल और वो जो हमारा आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी वो आने वाले टाइम पे हो पाएगी। बाय दैट टाइम अमेरिका विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जितना उनके पास डेट है और जो डॉलर पे इस टाइम स्ट्रेस पड़ रहा है, तो आने वाले 5-7 साल में नॉर्मल कंडीशन में शायद रिपेयर हो जाता, लेकिन 5-7 साल में अमेरिका की कंडीशन क्या होगी और हम कहाँ पे होंगे, इस पे बहुत बड़ा डिपेंड करेगा। और मुझे लगता नहीं अभी ये हो गया, आपका कहने का बिल्कुल सही है, पेचीदा हुआ है, मगर उसके कारण भी जैसे मैंने कहे कुछ कारण थे दोनों तरफ से जी। और अजय जी, अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ ये खेल किया है और अब जो चीजों को संभालने की कोशिश वो कर रहे हैं, कौन सा टर्निंग पॉइंट मानते हैं जहां से यूएस प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं, इससे ज्यादा प्रेशर आप भारत पर नहीं बना सकते और भारत प्रेशर में आएगा भी नहीं, ऐसा ना हो कि हाथों से फिसल जाए और हमें बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक भी और दूसरे भी इकोनॉमिक भी दूसरे नुकसान हो जाए। कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था? एससीओ समिट, वहां की मुलाकातें, या कुछ और आप मानते हैं? सरफेस पे देखेंगे तो यस, लेकिन मैं इसको थोड़े डीपली देखता हूँ तो उसमें 2-3 दिखते हैं। ऑफ कोर्स एससीओ तो कल्बिनेशन था, एससीओ से जस्ट पहले कुछ चीज़ें हुई, अलास्का समिट हुई, प्यूटिन ने यील्ड करने से मना कर दिया। उसने ठीक है, उसने बॉम्बर उड़ाए ऊपर, लेकिन प्यूटिन को ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, उसने वो अपनी शर्तें वही रखी, वो नहीं माना। तो जो तिकड़ी थी ना, जिसका डर है हमेशा इनको कि ये जो तीन आपस में ना मिल जाएं, उसमें रशिया तो उनके काबू नहीं आया। फिर उन्होंने चाइना को एक 90 डेज प्लस 90 डेज का एक ऑफर दिया, तुम 90 दिन और आगे कर लो, तुम्हारी बाद में बात करेंगे, तुम तेल ज़्यादा खरीदते हो बाहर से, मगर तुम्हें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जेडी वांस ने कह भी दिया बड़े कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं। चाइना ने वो जो बेट थी ना वो लेने से मना कर दिया, और चाइना ने पहली बार उठ के बोला कि ये तुम जो कर रहे हो भारत के साथ ये गलत है। पीछे से पुतिन साहब ने बोला कि जो तुम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो ये भारत जैसी इकोनॉमी हो, चाइना जैसे, इसने तो सरेआम बाहर आ गए। क्योंकि इस बाहर आके डिप्लोमेसी खेलने की जो रिवायत है ना, ये आज से पहले हमने देखी नहीं। छोटे मोटे देशों में हो जाता था वो ठीक, ये लेकिन ट्रंप ने ही शुरू किए। ट्रंप ने ट्रंप ने शुरू ही की। किया। बिल्कुल, तो हाँ, उसके जवाब में जो यहाँ से जो बिल्कुल सामने आ गई ना बात, और उसका फिर कल्मिनेशन जैसे आपने कहा एससीओ में हुआ, और बीच में मोदी जी ने 4 कॉल नहीं उठाई। तो जब 4 कॉल नहीं उठाई तो 5वीं हम नहीं उठाएंगे। तो आई थिंक इसका कॉम्बिनेशन, देखो मैं हमेशा कहता हूँ एक सुपर पावर है, उनका प्रेसिडेंट है जिसको हम देखते हैं, उसको हम कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बेवकूफ़ भी है, लेकिन उसका भी एक थिंक टैंक उसके साथ काम करते हैं। अगर हम ये कहेंगे सारे के सारे अमेरिकन पागल हैं तो फिर हम थोड़ा गलत स्टेटमेंट देंगे। तो वहाँ भी थिंक टैंक्स हैं, वहाँ के लोगों भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट इकट्ठे इकट्ठे हुए। तो एक्चुअली आप एससीओ का नाम लेके ही बोलेंगे, बिकॉज ये 1 हफ्ते के अंदर की सारी कहानी है। तो उसके बाद टर्न अराउंड आया,
और उसमें एक टर्न अराउंड का एक रीज़न जो चौथा मेरे को ये दिखता है कि जब भारत जापान से होता हुआ गया एससीओ में, भारत ने तब भी दर्शाया कि भैया हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। एससीओ में जाके इनवाइट होने के बावजूद ये मिलिट्री परेड, विक्ट्री परेड में पार्टिसिपेट करने नहीं गए। ये ओली साहब गए हुए थे बाय द वे, जिनको उठा के बाहर फेंका। तो ये करने के बाद तो भारत ने एक क्लियर इंडिकेशन दिया कि तुम तो बेवकूफ़ी जो भी कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। और आज पूरी दुनिया एक्चुअली हमारे भारत के अंदर कांग्रेसियों को छोड़ के, अब कोई भी किसी भी देश का आप हेडलाइन करके उसको ट्रांसलेट करके पढ़ें, पीपल आर अप्रिशिएटिंग कि भारत ने बड़ा मैच्योरली बिहेव किया है इसमें। और इसका कॉम्बिनेशन है, हफ्ते के अंदर की गेम है, तो ठीक उसको करना पड़ा। अभी भी टर्न अराउंड को मैं पूरा फेस वैल्यू पे नहीं ले रहा, बट हाँ, जो भी डेवलपमेंट हुई है वो इसी का कारण है, इसी कारण से हुई है। और इनको ये भी लगता है अजय जी कि आप अफगानिस्तान में वहाँ की सरकार को चलता कर दो, तालिबान को बैठा दो, म्यांमार में आंग सान सू की को अपदस्थ करके वहाँ से इन्होंने कब्जा कर लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान की विदाई हो गई, जेल में पड़े हुए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि एक आयरलैंड चाह रहे थे, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। अब नेपाल में ये हो रहा है, इससे पहले श्रीलंका में हो चुका। कि आसपास की तमाम घटनाएं हो रही हैं और भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अल्टीमेटली इनके दिमाग में क्या ये बात आई, क्योंकि प्रयास तो इन्होंने यहाँ भी किया था। वो घटना हम कैसे भूल सकते हैं, 26 जनवरी 2021 की, जब लाल किले पर चढ़ाई की गई थी। तो इन्होंने समय समय पर कुछ कुछ घटनाएं तो, हरकतें तो भारत में की थी, लेकिन शायद वो इनके टेस्ट जो है वो विफल हो गए और इनको लगा कि नहीं, भारत में आप ये नहीं कर सकते जो आप आसपास के देशों में करके भारत को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करो कि दोस्ती का ही हाथ बढ़ा लो। देखिए, ये जो घटनाएं आपने कही, मोस्ट ऑफ इट नेपाल को छोड़ के, इंडोनेशिया को छोड़ के और कुछ हद तक म्यांमार को छोड़ के, सारी की सारे ट्रंप के आने से पहले हुई। तो ये वही पॉइंट जो मैं कहता हूँ कि ट्रंप एक एंटिटी है और एक डीप स्टेट और यूएस का जो उसमें जो पेनिट्रेशन है वो उनका गेम चलता रहता है। अभी हमारे ऊपर सिर्फ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, जो आई थिंक सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट हमारी आज़ादी के बाद हुआ, शाहीन बाग, अग्निवीर प्रोटेस्ट, ये मराठा वाला भी लेटेस्ट खत्म हुआ, वोट चोरी, भारत यात्रा, तोड़ो यात्रा, जोड़ो, सब ये सब वही था। सीएए के खिलाफ में, सीएए के खिलाफ में ये सीए के सब। खिलाफ। यस। तो ये जो आपको राहुल गांधी के साथ रघुराम चलता हुआ नजर आ रहा है, या प्रशांत भूषण चलना शुरू हो गया मार्च में, ये सारा वो है। हमें क्या बचा गया कि हमारे यहाँ शादी के फूफा वाला कस्टम बड़ा चलता है। तो अगर किसी को मध्य प्रदेश में कोई एजिटेशन करता है तो यूपी वाला मुंह फुला के बैठता, मैं क्यों करूं। और देखो पंजाब में प्रोटेस्ट किया, सबको पता था वो उसके पीछे कहानी क्या थी। भारत में कोई और किसान नहीं बोला। शाहीन बाग दिल्ली की कैपिटल देश में हुआ, मुंबई में एक छोटा सा शाहीन बाग बनने की कोशिश की, उसके अलावा और कहीं नहीं हुआ। तो हमारा तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, जिसमें सहमति नहीं है, तमिलियंस को हिंदी बोलने से मनाही है, हमें तमिलियन समझ नहीं आती, तो ये बहुत बड़ा हमारा बैरियर, हमारा सुरक्षा चक्कर है ये। तो मैं तभी कहता हूँ ये ऋषियों की धरती है, हमारे कहानियाँ ही कुछ हो रहे हैं। जो दुनिया पे चल जाता है ना, वो हमारे पे नहीं चलता। कोशिश इन्होंने की है और ये कोशिश करते रहेंगे। रजीम चेंज की कोशिश 2024 में इन्होंने सरेआम की, और जब वो नहीं सक्सेस हुआ तो बाइडन तो निकल रहा था, उसको तो वैसे होश नहीं थी, तो डीप स्टेट ने जो भी बांग्लादेश वगैरह में ड्रामा किया और उसी लय पे इसको चलाया कि तुम भी ये चलो भारत के खिलाफ। तो जो चाणक्य की नीति है कि आप किसी देश को खराब करना चाहते हो तो आप उसका चारों तरफ आग लगा दो, तो उसका सेक उसको लगता ही लगता है। तो वही नीति इन्होंने अपनाई है। हमारे यहाँ पे तो हमने चाणक्य नीति पढ़नी बंद कर दी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में तो ऑफिशियली पढ़ाई जाती है अर्थशास्त्र, दुनिया पढ़ती है। तो कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। कुछ हम अपनी एजेंसीज को, जिसको लोगों को गाली निकालने की बहुत आदत है, उनको क्रेडिट जाना चाहिए कि उनकी आंखें खुली हुई हैं। हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं जो अब देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, 7-8 दिन से एकदम से वो तो मार ही रहे थे पाकिस्तानियों को, उनकी पतलूने भी टांग रहे हैं, लेकिन उनको हिट लगने शुरू हो गए हैं बलोच फाइटर्स को। और वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है इस टाइम, जो नॉन रेजिडेंट बलोच हैं, जो अमेरिका में हैं, यूएसए में, यूके में बैठे हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि भारत ने इजराइल को बलूचिस्तान की खबरें दी हैं
इज़राइल ने वो खबरें अमेरिका को दी हैं, अमेरिका ने वो मुनीर को दी और मुनीर अभी उनको उनके ऊपर चढ़ाई चढ़ के बैठा है। फैक्ट ये है कि मुनीर ने ट्रंप को जाके बोला, आओ हमारे यहाँ से ये निकालो, वो निकालो, रेयर अर्थ सब कुछ है। मुनीर को ये भी पता था कि यहाँ पे बलोच निकालने नहीं देंगे, तो उसने अपनी पूरी ताकत उन पर लगा दी और उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस अमेरिका दे रहा है। तो आपके माध्यम से मैं अपने बलोच भाई बहनों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि पहले हम ऐसे वाली इंटेलिजेंस ना तो इसराइल को हमसे मांगने की ज़रूरत है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है, ये एक प्रोपेगेंडा है। और इसमें जो उनको थोड़े सेटबैक्स लग रहे हैं उसका कारण अमेरिकन कॉपरेशन है जो मुनीर के साथ वो कर रहा है। और उसमें मुनीर, अमेरिका को मुनीर से प्यार नहीं है, उसको बेसिकली आपकी धरती के नीचे जो माल दबा हुआ है उसको निकालना है, जिसको आप निकालने नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो ये मैं आई जस्ट थॉट आई ऐड जी। अब आते हैं साहब नेपाल पर। नेपाल में ये हुआ कैसे है? आप कह रहे हैं कि 1-1.5 साल से तैयारी चल रही थी। 1-1.5 साल से भी क्या, थोड़ा ज़्यादा ही पीछे जाते हैं। जब हमारी इटालियन मैडम शादी करके भारत में आई थी तो उनकी सासू माँ जो कि केजीबी के लिए काम करती, सबको पता है, उसने अपने एक बड़े घनिष्ठ मित्र को बोला था जिसकी जीवनी में लिखा है कि फाइनली भारत में सीआईए आ गया। और अब नेपाल को देखो, नेपाल जब तक मोनार्की थी, अच्छी थी, बुरी थी, छोटा भाई बड़ा भाई सब ठीक चल रहा था। फिर मैडम जी ने सीताराम येचुरी को एक टास्क दिया कि आप नेपाल में जाके इनका तख्ता पलट करवा के यहाँ पे कम्युनिस्ट को लेके आओ। तो ये बड़ा एक लंबा प्लान है, जो मैं ब्रॉडर प्लान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेपाल का हाल हुआ उसमें टेररिज्म भी, नेपाल जैसे देश में टेररिज्म फैला, माओइस्ट आ गए, लाल झंडे लेके लड़ाइयाँ को आप हम सब ने देखा है। शाही परिवार का जो भी हुआ वो खत्म हो गया सारी। तो नेपाल एक अलग ही दुनिया में चल पड़ा। तो जो कम्युनिस्ट जहाँ भी आते हैं ना, सबसे पहले वो आपके धर्म पे प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि ये देवी देवते शिव से कुछ नहीं होते। और नेपाल एक ही हिंदू राष्ट्र था, आज भी है, लेकिन तब वो फॉर्मली हिंदू नेशन था। तो माओइस्ट ने जब काबू किया, अपनी सरकारें चलाई वहाँ की, हम जेएनयू को रोते हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले इनके आ गए थे। धीरे धीरे 20 साल में इन्होंने एक जनरेशन का दिमाग बदला, उनको हिंदू धर्म से दूर ले गए। नहीं तो जिस देश में पशुपतिनाथ जी बैठे हों, बिल्कुल। आप हिंदू मंदिर में अटैक करेंगे, उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला देंगे। कभी कभी सोच सकते हैं हम लोग कभी ऐसी बात? और ये इतनी प्राउड कौम है गुरखाज, जिन्होंने कितनी कितने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तगमे जीते हैं। जो अफसर हमारे गुरखा यूनिट में नौकरी करके आते हैं, कसम नहीं खाते, हमने देखा है उनको क्लोजली। उनसे ऐसा व्यवहार, तो इसके पीछे क्या नजर आ रहा है कि पहले ये हिंदू नहीं रहे। फिर यूएसए ने जो $500 मिलियन यहाँ लगाए इनको एथीस्ट बनाने के लिए, कि ओके जो हिंदू से क्रिश्चियन नहीं बन रहा उसको आप एथीस्ट बना दो, न रब का ना तेरा ना मेरा। और वो एथीस्ट वाला जो प्रोसेस थी, वो माओइस्ट का भी सेम इशू है कि रब तो है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं, झोला उठाओ और सब कुछ ऐश करो, गंदे बुंदे काम करो, ना टूथब्रश करना, ब्रश करना, ना दाढ़ी की शेव करनी, और बाल बिखार के ऐनक लगा के आ जाना। तो पहले इन्होंने ये काम किया। जब चाइना का होल्ड माओइस्ट के कारण नेपाल के ऊपर तगड़ा हो गया और हमारे लिए वो अनकंफर्टेबल होने लगा, टू बी ऑनेस्ट, तो अमेरिका ने जो चाइना के इसी तरीके से पैर बांग्लादेश में फंसे हुए थे, वहाँ वो स्ट्रेंथन कर रहा था अपने आप को, $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका था। इन्होंने पहले वहाँ से हटाया इसको, अब चाइना के खिलाफ इन्होंने उठा के बाहर फेंका। उसका फॉल आउट क्या हो गया? ये जो इनको बताइए, आगजनी करने की क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर भाग चुका है ना, बिल्कुल। वो भाग चुका है वहां से। इनका चहेता जिसने, जैसे हमारे यहाँ पे केजरीवाल है, या जो भी नमूना भी जो बैठा है वहाँ पे, जो एंटी इंडिया है और यूएस के साथ पैसे सब, उसकी क्लियर हिस्ट्री सारी फेसबुक पे नजर आ रही है, वो भी बैठ गया। अब आपको क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि आपको जो सनातन की वैल्यूज हैं वो आप भूल चुके हो। आप दुकानें लूट रहे हो, शोरूम लूट रहे हो, ये नहीं पता कि ये आपके हैं। कल को बिल्कुल। जिस जिस भारतीय ने वहाँ शोरूम खोला, या किसी फॉरेनर ने इन्वेस्टमेंट की, और नेपाल में ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की बड़ा महंगा इक्विपमेंट होता है, बड़े अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, काठमांडू जाओ तो जैसे हमारे ऐसे लोगों को शौक है इन चीज़ों का, आप ड्रीम जो कम ट्रू वाला वहाँ पे आपको मिलेगा, पूरे यूरोपियन कंट्रीज का बेस्ट मटेरियल। उनको आप अगर कर रहे हो तो आपके काम तो आना नहीं। जो एवरेस्ट के ऊपर काम आती हैं चीज़ें, आपके घर के बेडरूम में तो आएंगी नहीं। लेकिन आपने क्या किया, उनका नुकसान कर दिया, अपने पास फालतू को सामान लेके घर चले गए। ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, आप ही जॉब से निकलोगे,
और जो जेन जी आप घूम रहे हो बड़े होके, आप जब बेरोजगारी में मारे जाओगे ना, तो फिर यहाँ आके हमारे, आई एम सॉरी टू से, बट फिर हमारी कोठियों के सामने आप गार्ड की ड्यूटी करोगे। मगर ये सारा करवाया गया एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, और पिछले 1.5-2 साल में सिर्फ ये हुआ कि वो जो सोशल मीडिया वाली जेन जी वाला जो मूवमेंट, और वो जो शाह और उनको आगे करके जो हुआ, ये पिछले 1.5-2 साल में स्पीड पकड़ी इसने। हम भी कंफर्टेबल थे कि ठीक है, तब तक चाइना से हमारा भी अच्छा नहीं था। चाइना का आज होल्ड वहाँ से ख़त्म हो गया प्रैक्टिकली, तो अच्छा हुआ। लेकिन अमेरिका आके वहाँ बैठा, जैसे CIA, और CIA जब बोलते हो तो ISI को साथ गिनिए, क्योंकि CIA ने बांग्लादेश में भी ISI से काम करवाया, और नेपाल में भी ISI का बहुत बड़ा हाथ है, होल्ड है। और हमारे बॉर्डर का आप देखिए, हमारे बिहार में जितनी मस्जिदें बनी बॉर्डर के साथ साथ, यूपी में जो बनी, जिनको योगी जी ने तोड़ा भी, वो आई कहाँ से? वो सारी पार से आई थी, और पार में तो मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी है ही नहीं, तो वहाँ ISI का पैसा और होल्ड है। मगर मेरे को एक आशा की किरण, 2 रीज़न है, बताता हूँ। एक है कि हमारा जो कनेक्ट है ना इनके साथ, हमारा सभ्यता का जो सिविलाइजेशन कनेक्ट है, हमारी सीता मैया वहाँ से आती हैं, वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। और उनका जो एक्सेस है पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो कोई भी जहाज़ उठा के कहीं से भी आ जाए, पूरा बे ऑफ बंगाल में रास्ता खुला हुआ है। नेपाल में आपको अगर आना है स्ट्रेंथ में, तो आपको भारत के ऊपर से उड़ के आना पड़ेगा, और जिसको हम नहीं उड़ने देंगे वो नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है। चाइना को आपने वहाँ से खदेड़ा तो आप भूल जाइए कि तिब्बत से कोई जहाज़ घूम के आएगा, वहाँ से नहीं आने जी, वाली। जी। वहाँ की जो टेरेन है और लोकेशन है वो हमारे फेवर में है, और नेपाल हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, ये भी एक सच है। तो एक आशा की किरण, और फिर कुछ मर आपने भी सुनी होगी कि हमारा भी कुछ काम वहाँ पे लोग कर रहे हैं, संगठन है जो वहाँ काम करते हैं लोगों को सीधा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो टर्बुलेंस है, 2-4 साल गलत कट टफ होंगे नेपालियों के लिए, हमारे लिए भी थोड़ी सी सुरक्षा का चिंता का विषय बनेगा, लेकिन ये बांग्लादेश नहीं बनेगा। एक हिंदू कंट्री है, उनके उनके खून में हिंदुइज्म है, उनको अपने एक जनरेशन बदली है ना, एक जनरेशन रिवर्ट हो जाती है। जब 3-4 जनरेशन बदल जाए तो फिर आप मोहम्मद बिन सलमान को अपना बाप बोलना लगते हो। उससे पहले आपको होश होती है कि मैं आज से 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ जो मंदिर जाती है और मैं तो कुछ और बन के घूम रहा हूँ। तो मुझे लगता है टर्न अराउंड आ जाएगा, उसमें हमें अपना रोल खेलना, प्ले करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें छुपाने की बात नहीं है। और अगर उनकी आर्मी चीफ कल को हमसे मदद मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को एकदम से उनको बैकअप देना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए नेपाल के अंदर। आप देखिए, हमने अर्थक्वेक में कितनी हेल्प की, 24 घंटे के अंदर हमारे खिलाफ ही शुरू हो गए, क्योंकि अंदर जो उनका जो चीनी इफेक्ट था ना, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही हमें बदनाम करना शुरू कर दिया, और वो सीन दिखाने शुरू कर दिए कि जब हम ज्यादती कर रहे हैं, हम शो ऑफ कर रहे हैं, हालांकि हम सबसे पहले रिस्पॉन्डर थे। बिल्कुल। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। वहाँ पे ISI है, वहाँ पे CIA है, वहाँ पे हम हैं, वहाँ पे चाइना है, वहाँ पे नेपाल के अपने माओइस्ट हैं, नेपाल के प्रो किंग सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि हमें उस तरफ एक काम करना पड़ेगा। नेपाल अपने राजा के शासन में ही ठीक होगा, उनको ये दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं बचेंगी जी। और आप जो इशारा कर रहे थे कि अगर वहाँ के आर्मी चीफ रिक्वेस्ट करते हैं तो भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। कल CCS की बैठक बुलाई थी प्रधानमंत्री ने, और CCS की बैठक तो हम अपने अंदरूनी मसलों को लेकर के ही बुलाते हैं आमतौर पर, लेकिन नेपाल के प्रति हम कितने सेंसिटिव हैं ये जरूर शो करता है CCS की बैठक में चर्चा करना इस सब। अब बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुझे जी अजय। लास्ट में मुझे आई थी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरी इतनी नहीं है। आई थिंक मोदी जी जब पहली बार इलेक्ट हुए थे, नेपाल ही गए थे सबसे पहले, जी हाँ। है जी ना? हाँ। तो हमने उनको बिल्कुल इज्जत दी है, हमने वो इनफैक्ट एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि कुछ गलतियां हुई हैं, अब किसी ने भी की हुई, यहाँ से हुई हैं, उसको बिल्कुल। रिपेयर करने की कोशिश की है। उनको डैम्स हमने अभी, तो होपफुली सब ठीक होगा, महादेव सब ठीक करेंगे। उनके पशुपतिनाथ जी और हमारे केदारनाथ जी आपस में जुड़े हुए हैं, तो अलग बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल। जी। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। जय थैंक यू हिंद, सो जय। मच। हमेशा आपसे चर्चा करना आनंददायक होता है। नहीं, सेम थैंक यहाँ भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।